हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत हमारे ड्रामे के मेल लीड लू जैन के किडनैपिंग सीन से ही होती है। अब यहाँ पे मौजूद सभी लोग उस पर्सन को लू जैन को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी अचानक जैसे ही उसकी बॉडीगार्ड उसे बचाने जाती है, अचानक फिसल के उसी की ही व्हील चेयर को धक्का मार देती है। यंग मास्टर तो गए काम से। अब साथ में खुद को कोस भी रहा होता है कि आखिर किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे वर्क पे रखा। खैर वो बचा या नहीं उस बारे में तो हमें नहीं बताया गया। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। अब आखिर लू जैन को खुद के लिए बॉडीगार्ड्स रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, वो सब जानने के लिए हमें फिर फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। लू जैन के विला के बाहर एक स्ट्रेंजर दीवार कूद के घुस आया था। अब उसने पूरी जगह पे सिक्योरिटी सिस्टम फिट किया था, सो इस बंदे को करंट के झटके भी लगते हैं, फिर भी वो नहीं मानता। जैसे तैसे करके अंदर चला ही जाता है। अब लू जैन को तो वो यहाँ पे किल करने ही आया था। आखिर इन साहब को किसने हायर किया वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। लू जैन ने अपनी व्हील चेयर में ऐसा सिस्टम फिट कराया था कि इन साहब को बैठे बैठे ही अच्छा खासा मज़ा चखा के वहाँ से भगा देता है। अगले दिन हमें इसके फैमिली बटलर को दिखाया जाता है, जो अपने यंग मास्टर के लिए काफ़ी फिक्रमंद थे। ये जानता था कि लू जैन को मरवाने के लिए इसके अंकल ही सीरियल किलर हायर करते हैं, बट एविडेंसेस ना होते हुए ये क्या कर सकते थे। एक एक्सीडेंट में ना सिर्फ लू जैन के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, बल्कि तब से ही उसकी लेग्स प्रॉब्लम हुई। मॉम डैड बटलर को ही लू जैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के गए थे कि जब ये 25 इयर्स का हो जाए तो सब कुछ इसके नाम ही किया जाएगा। फिर अंकल ने इसे अब्रॉड स्टडी करने भेज दिया, और अब जब से ये वापस आया है तब से वो डेली किसी ना किसी बंदे को भेज के इसे मारने की कोशिशें कर रहे हैं कि सब कुछ इसके नाम होने से पहले ही ये मर जाए और फिर बाद में खुद वो प्रेसिडेंट बन के कंपनी संभाल ले। बटलर इसे अपने अंकल से दूर रहने का ही कह रहे होते हैं कि ऊपर से उनकी एंट्री हो जाती है। उसे देख के ये बहुत चिढ़ते हैं, इवन कि उन्हें आइंदा यहाँ आने से भी रोक ही देते हैं। बट वो ढीठ हड्डी कहाँ मानने वाले थे। ये कह के उसे चुप करा देते हैं कि मैं अपने भतीजे के पास आता हूँ, तुम्हें कोई मसला। अभी तो ऊपर से यहाँ पे मियाँ मिट्ठू बनते हुए लू जैन के लिए बॉडीगार्ड्स रखने की बात करते हैं कि इस तरह कोई तुम पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब कहीं ना कहीं तो लू जैन को भी अंकल अच्छे नहीं लगते थे, फिर भी रिश्ता निभाने के लिए वो तो फिर उनकी बात पे एग्री करता है। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था। दूसरी तरफ हमें फिर फीमेल लीड ली शुई को दिखाया जाता है, जो अपने डैड की क्लिनिक को चलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है, इवन के लोगों को खुद बुला बुला के वहाँ पे आने को कहती है। अब अचानक उसे भाई कॉल करके अपनी जगह लू जैन को इंटरव्यू देने जाने को बोलता है कि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, फिर तुम मेरा ये काम कर दो। वैसे भी मेरी और तुम्हारी शक्लें थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। अब ये सरप्राइज़ के लू जैन तो वही छोटा लड़का है ना, जो एक दफ़ा मेरे डैड से अपना ट्रीटमेंट करवाने आया था। उसके बाद न जाने कैसे उसकी लेग्स क्रिपल्ड हो गई, एंड देन उन लोगों ने सारा इल्ज़ाम उसके डैड पे लगा के उल्टा उनका कारोबार ही ठप करवा दिया, और इसी सदमे के मारे उनके डैड की भी डेथ हो गई। ये तो बिल्कुल भी लू जैन के यहाँ जॉब करने नहीं जाना चाहती थी, बट लीबे उसे फोर्स करने लगता है कि प्लीज़ एक दफ़ा चली जाओ ना, यही सही मौका है। तुम बल्कि उधर जाके इन्वेस्टिगेशन भी करना कि क्या वाकई में लू जैन क्रिपल्ड है या बस नाटक कर रहा है। अब फिर मजबूरी में ये मान ही जाती है। इंटरव्यूअर्स लिस्ट में लीबे का नाम पढ़ के बटलर सरप्राइज कि ये तो उसी डॉक्टर का बेटा है ना, जिसकी वजह से आप क्रिपल्ड हुए। वो उसे नहीं रखना चाहते थे, बट ये तो उसकी फाइल ऐड करने को कहता है कि अगर ये कंपटीशन में जीत गया तो इसे रखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर खुद पास्ट की मेमोरीज में भी खो जाता है कि कैसे जब वो लीबे के डैड की क्लिनिक गया था तब उसकी बहन ने उसका बड़ा ख्याल रखा। वो तो उस वक्त उसे काफ़ी पसंद आई थी। अभी भी ये उसी के बारे में ही सोचने लगता है।
इधर अंकल ने एक लेडी सीरियल किलर का अरेंज कर लिया था कि अब की बार तो लुजियन नहीं बचेगा। वो तो अब असिस्टेंट को अपनी बनाई लिस्ट दे के इंटरव्यूअर्स में शामिल करने का ऑर्डर दे देता है। अंकल इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि वो तो एक्चुअली में लुजियन का बेस्ट फ्रेंड है। तारिक सारी बात का आके लुजियन को बता देता है। इस तरह कम से कम वो अंकल के वार से तो बच जाता है। पहले भी जितने सीरियल किलर्स उन्होंने भेजे थे वो उन्हें डबल मनी दे के खुद को बचा लिया करता था। अभी जब वो इसके सामने लीबे का जिक्र करता है तो ये भी शौक। बचपन में एक दफ़ा वो भी लुजियन के साथ उनकी क्लिनिक पे गया था। अगले दिन शुई लड़कों वाली ड्रेसिंग करके आ गई होती है, साथ में थोड़ी सी नर्वस भी दिख रही थी। अभी ये बैठी भाई को कोस ही रही होती है कि ऊपर से लुजियन आ जाता है। वेल उसके सामने फिर बड़ी मुश्किल से बॉयज़ की तरह प्रिटेंड करने लगती है ताकि उसे कोई शक ना हो। वेल अभी तो उसे सारी सच्चाई का पता नहीं चल पाता। बाद में जब शुई को मालूम होता है कि यहाँ पे तो बड़े बड़े पहलवानों के बीच इनका कंपटीशन होना है तो उसकी हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं कि अब क्या करूँगी। वेल फिर इनकी फाइटिंग स्टार्ट। अब सीरियल किलर रूशी तो सबको मज़ा ही चखा देती है। ये देख के थोड़ा सा लुजियन परेशान कि अगर इसे ही मेरा बॉडीगार्ड बनाया गया तो मैं क्या करूँगा। फिर कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके शुई भी थोड़ी बहुत फिर लड़ ही लेती है। लास्ट पे फिर यही दोनों बची थीं। अब लुजियन दोनों को ही हायर कर लेता है कि चलो रोशी ने अगर मुझे मारने की कोशिश की तो कम से कम ये तो मुझे बचा लेगा। उसे क्या पता कि ये तो ली बे नहीं बल्कि ली शुई ही है। शुई को डाउट था कि हो ना हो लुजियन की लेग्स बिल्कुल सही हैं। अभी तो ताइक उसे खींच के ले जाके पूछने लगता है कि तुम्हारा यहाँ आने के पीछे कोई रीज़न तो नहीं है, तो ये नो कह देती है। वेल वो इसे लीबे ही समझ रहा था इसलिए उसकी छोटी बहन का पूछने लगता है। अब शुई को याद आता है कि अरे ये तो वही डरपोक लड़का है जो कि एक दफ़ा यंग मास्टर के साथ आया था। अब यहाँ पे वो तो इससे शुई का पूछ के उससे मिलने ही जाने लगता है। अब इसलिए सी बात है वो तो घर पे नहीं थी। लीबे इसे देख के सरप्राइज कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं उसे हम पे शक तो नहीं हो गया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया है। जब वो यहाँ पे उससे ली शुई का पूछता है तो आगे से ही उसे झूठ बोल देता है कि वो तो कब की मर चुकी। ये सुन के वो सरप्राइज कि ऐसा कब हुआ। अब फिर फ़ौरन से शुई को कॉल करके सारी बात का बता देता है कि ताई को तुम्हारा पूछने आया था। अब मैंने उसे बता दिया कि तुम तो मर गई हो, इसलिए जब भी वो तुमसे तुम्हारे बारे में पूछेगा तो तुम यही कह देना कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। वो भी सारी बात को समझ जाती है। अब फिर वो टब में हॉट वाटर डाल के लुजियन को नहलाने ले जाने लगती है। इधर रूशी भी उसे मारने के चक्कर में थी। जैसे ही वॉशरूम में उनकी आवाज़ें सुनती है फ़ौरन से टब में घुस जाती है। फिर जल भुन की चीखें मारती बाहर भी निकल गई थी। अब उसका एक मिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, सो इसके बाद शुई तो लुजियन को सीढ़ियों वाली साइड पे छोड़ के चली जाती है। इसे अकेले देख के ऋषि को इसे मारने का मौका ही मिल गया था। अब पीछे बैठी एक स्टिक का यूज़ करके शुई इसकी चेयर को हिट करती है। अब फिर ये साहब सीधे जाके ऋषि के ऊपर ही गिर गए थे। ये तो बच गया लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब साथ में ऐसी हरकत करने पे शुई को तो लुजियन से डांट भी पड़ गई थी। ऋषि मैडम बेहोश। खैर ये तो अब उसकी टांगों का मसाज करने लगती है कि अब पता चलेगा कि वाकई में ये नाटक कर रहा है या नहीं। अभी उसकी टांग के साथ छेड़छाड़ करने पे उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, तो क्या मतलब वाकई में ये ठीक है। खैर बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके ये फिर कहता है कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। अब ये परेशान कि मुझे कोई और मेथड का ही अब यूज़ करना पड़ेगा। बटलर साहब भी हैरान होकर इन्हें देख रहे होते हैं। आज ताइक को सैड देख के ये तो फिर उससे उसका रीज़न पूछता है बट वो कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन से लेके आज तक वो तो इस पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता आया है। अब आखिर क्या ये ट्रस्ट के काबिल है भी या नहीं, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चलेगा। यहाँ पे भी हमें ये भी मालूम होता है कि उसने तो इसके ज़िम्मे एक इम्पॉर्टेंट काम भी लगाया है। अब वो क्या है वो नहीं बताया गया।
आज जो तो ऋषि के साथ हुआ था, रात को वो उस बात का शोक मनाने लगती है। ना ही तो वो अपने मिशन में कामयाब हो पा रही थी, ऊपर से गिरने की वजह से फेस को भी खराब कर बैठती है। बटलर को पता चलता है कि लुयन के पेरेंट्स का जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था वो मिल गया है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। इधर ये साहब ऋषि पे गुस्सा कि तुम एक काम ढंग का ना कर सकी। कल तो खैर वो अपनी बर्थडे लुजियान के घर में ही सेलिब्रेट करने वाले थे और उसी दिन इनका इरादा उसे टपकाने का भी था। बटलर ने एक बॉक्स में ड्राइवर को छुपा दिया था कि जब मैं तुम्हें कहूँ तभी बाहर आके मिस्टर फू को एक्सपोज करना। अब इधर बर्थडे बॉय तो नहीं, खैर अंकल बड़े मज़े से स्पीच देने स्टेज पे आने लगते हैं। बॉक्स को हिलता देख के शुई को शक हो जाता है कि अंदर ज़रूर कोई है। ड्राइवर खुद भी इतने तक बाहर निकल आता है। वो उसे अपने बारे में किसी को ना बताने के लिए कहता है और जाते हुए गलती से सबकी नज़रों में फिर आ ही गया था। लुयन इन्हें देख के सरप्राइज कि ये तो वही ड्राइवर अंकल हैं जिन्होंने बहुत साल पहले हमारा एक्सीडेंट किया था। इसे देख के वो एक दफ़ा रिलीफ भी फील करता है कि आज मुझे पता चल जाएगा कि आखिर इसने किसके कहने पे वो काम किया था। जानबूझ के ही वो इन्हें खुद को साइड पे ले जाने का कहता है। ये बिल्कुल वही सीन होता है जो कि फर्स्ट हमें दिखाया गया था। सभी के रोकने के बावजूद भी वो तो लुजियन को वहाँ से लेता भाग गया था। अब इसे भी असलियत का पता चल जाता है कि उसने अंकल फू के कहने पे ही उसके पेरेंट्स को मारा था। इतने में ये सभी वहाँ पे आ जाते हैं। इसे बचाने के चक्कर में शुई ने उल्टा धक्का इसे ही दे दिया था। अब फिर टेंशन में आके उसे ढूंढने निकल पड़ती है। ये इधर हैरान के लुजियन पता नहीं बचा भी सही या नहीं। लुजियन जिंदा था। वो तो जब फिर शुई को डूबता देखता है फौरन से उसे बचा लेता है एंड अब उसके सीपीआर देने से पहले ही वो जाग गई थी। अब जब वो इसे चलते देखती है तो फ़ौरन से इसकी वीडियो बनाने लगती है कि मैं ये सबको दिखा के अपने डैड को इनोसेंट साबित करूँगी कि उनकी वजह से आप बिल्कुल भी क्रिपल नहीं हुए थे बल्कि ठीक ठाक हो। अब ये उसे जल्दी से वीडियो डिलीट करने का कहता है पर वो नहीं मानने वाली थी। लुयन को कुछ सुझाई नहीं देता तो अपना ये सीक्रेट छुपाने के पीछे का रीज़न वो इसे बताने लगता है। इस बारे में वो तो उसे यही कहता है कि तुम्हारे डैड को भी पता था फिर भी वो कुछ नहीं बोले। अंकल फू ने बंदे को हायर करके मेरे पेरेंट्स का मर्डर करवाया, तब सिर्फ मैं ही बचा। एविडेंसेस ना होते हुए मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मुझे अब्रॉड भिजवा दिया और पीछे से तुम्हारे डैड पे इल्ज़ाम लगा के उनके काम को ही ख़राब करके रख दिया। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है पर क्या तुम अभी मेरे ठीक होने का किसी को नहीं बता सकती हो? बस एक दफ़ा अंकल के खिलाफ सबूत मिल जाए फिर तुम्हारे डैड भी इनोसेंट साबित हो जाएंगे। अब फिर मैं उनसे अपना रिवेंज भी ले लूँगा। अब ये प्रॉमिस कर ही लेती है कि ठीक है किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। वो इससे मोबाइल लेके वीडियो डिलीट करना चाहता था पर ऊपर से अपने आदमियों को आता देख के क्रिपल होने का नाटक करने लगता है। इस तरह वो फिर उसे उठा के ही ले गए थे। इसे धक्का देने की वजह से शुई को बटलर से अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। बाकी सब तो ठीक था, बस ड्राइवर का उन्हें फिर से कोई भी अता पता नहीं मिला। आखिर वो गया तो गया कहाँ? बटलर तो फिर इसे फायर ही करते हैं बट जब ये मोबाइल लुजियन को दिखाती है तो खुद को एक्सपोज ना करने के लिए वो मना करता है कि इसे निकालने की ज़रूरत नहीं और स्पेशल इसके लिए खाना भेजने का भी ऑर्डर देता है। तो तब तो बटलर साहब की शक्ल देखने वाली थी कि यंग मास्टर को क्या हो गया। इधर फू ने ताइक को ड्राइवर की तलाश करने का काम सौंप दिया था कि वो मुझे हर हाल में चाहिए। शुई अपने भाई से बातें कर ही रही थी कि ऊपर से इन साहब की एंट्री होती है। बैड टब में लुजियन तो फिर इसके पास ही जाने लगा था। ये तो घबराने लग जाती है कि अब क्या करूं। वो इसका फ़ोन छीनने के लिए इसके क्लोज आता ही है। ये उसे धक्का दे देती है एंड देन गुस्से में खुद को फिर से मसाज करने को भी बोलती है कि वरना मैं सबको तुम्हारे सच का बता दूंगी। इन्हें अब ऐसे देख के बटलर अंकल शॉक कि ये अब मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये आखिर मेरे मास्टर को इतना तंग क्यों कर रहा है? ऊपर से वो इसे निकालने को भी रेडी नहीं है। अब सबको तो शुई लड़का ही लगता था। फाइनली अब फिर यहाँ पे ताइक की एंट्री होती है जो लुजियन से इम्पोर्टेंट बात करने आया था। शुई को तो बटलर हिलने भी नहीं देते। उसे तो ये अंकल फू का ही आदमी लग रहा था कि ज़रूर उसी ने ही इसे मेरे मास्टर को मारने के लिए हायर किया होना है। ड्राइवर के ना मिलने का इसने लुजियन को भी बता दिया था। सारे
के शेयर होल्डर्स की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली थी। यहाँ पे वो इसे पिन ड्राइव देता है कि इसमें जो कुछ भी है वो तुमने कल मीटिंग में प्ले करना है। रोशी मटकती हुई लुयान के रूम में जा ही रही थी कि वो इसकी बजाय शुई को अंदर आने का कह देता है। इस बात से ये सभी सरप्राइज। अब फिर बाद में ये शुई को ही इंट्रोड्यूस करने आई होती है कि तुम आइंदा अपनी जगह मुझे मास्टर के रूम में जाने देना। अब इसे क्या पता कि दूसरी लड़की ही तो है। ये बेचारी परेशान होकर उसके मुंह में फ्रूट्स देती फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। सभी शेयर होल्डर्स लुजियान को लेके पॉइंट आउट करने लगते हैं कि एक तो वो क्रिपल है, ऊपर से टाइम पे यहाँ पे आया ही नहीं। ये सुन के तो अंकल बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो उसकी जगह पे अब मुझे ही प्रेसिडेंट चूज किया जाएगा। इधर ये मैडम शुई के रूम में फिर से आ टपकती है। असल में उसका इरादा इसकी इमेज को ख़राब करके इसे वहाँ से भगाने का था ताकि वो अपना मिशन सही से कंप्लीट कर पाए, क्योंकि हर दफ़ा यही आके उसका काम ख़राब जो कर देती थी। ये भी अपना असली रूप दिखाने के लिए उसे फिर मारने की भी कोशिश करने लगती है। इधर ताइक ने वीडियो चला दी थी जिसमें सभी को मालूम हो जाता है कि लुयान मजीद क्रिपल नहीं रहा। ये देख के सभी शौक। इधर वो शुई को बचाने पहुंच आया था। ये तो बिल्कुल अब फिर अपने आपे से बाहर ही नजर आ रही होती है और उनसे लड़ने लगती है। सभी लुयान के ठीक होने पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब इनसे थोड़ी बहुत फाइट वगैरह करके ये मैडम तो वहाँ से भाग जाती है। शुई की गलती की वजह से इसके पाँव पे एक स्टैचू ही गिर गया था। अंकल गाड़ी में ताइक को खड़ी खड़ी सुनाने लगते हैं कि तुम्हें मैंने अब तक पाला पोसा और तुम निकले लुजियान के चमचे। आखिर उसकी दी वीडियो तुमने आखिर क्यों प्ले की? सबके सामने मेरी इंसल्ट ही करवा दी। ये बातें ताइक को बहुत बुरी लगती हैं। वो तो गाड़ी से ही निकल जाता है। अपनी प्लेस पे लीबा एक लड़की की आवाज़ें सुन के सरप्राइज, फिर उसे थीफ समझ के मार भी देता है। अब दिल का वो इतना अच्छा था कि उसकी चोटों पे मेडिसिन लगाता है। रोशी की असली आइडेंटिटी का अब तो सबको पता चल चुका था कि ये एक सीरियल किलर है। सो प्लीज़ इसी की तलाश में ही होती है। अभी तो खैर ये न्यूज़ लीबाई नहीं देख पाता। वो तो बाकायदा अपनी ड्रेस भी उसे ला के देता है। यहाँ पे ये उससे काफ़ी इम्प्रेस होती है। अब ये मैडम खुद तो कहीं आ जा नहीं सकती थी, सो किसी के ज़िम्मे ही अपनी ड्यूटी संभालने का काम लगाती है। वो आदमी भी किसी दूसरे को ऑफ़र करता है और अब अगला आदमी जिस बंदे को ये जॉब देता है वो कोई और नहीं बल्कि लीबाई ही था। उसे किसी पर्सन का इलाज करने का कहा गया था। अब आगे से लुजियान की फ़ोटो देख के वो सरप्राइज़ के क्या मुझे अब इसे देखने जाना होगा। खैर पैसों के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए फ़ौरन से अब फिर लुजियान के पास जाने लगता है। उसे जाते हुए रोशी भी देख ही चुकी थी। इधर लुजियान से मिलने ताइक उसके घर आ चुका था। वो तो इससे नाराज़ ही होता है कि अगर तुम्हारी लेग्स ठीक हो गई थी तो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था ना। हालांकि इस बारे में उसने अभी तक बटलर को भी नहीं बताया होता। लुयान को ये एक्सपोज करने के लिए बस सही वक्त का ही इंतज़ार था। सो वो ताइक से अपोलोजाइज भी करता है। वेल यहाँ पे वो उसे हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहता वहाँ से चला जाता है। अब फिर लुयान को सैड देख के शुई फटाफट उसके कान के ऊपर फ्लावर लगा देती है। ताइक तो पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे उसकी मॉम बचपन में उसे एक प्लेस पे छोड़ के फिर वहाँ से चली गई थी। अब उसे सैड देख के शुई फिर उसे चेयर करने आती है। यहाँ पे फिर ली बे की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो ताइक को अपनी और शुई की सारी आइडेंटिटी का बता देता है कि मेरी जगह पे फिर शुई ही मेंस ड्रेसिंग करके यहाँ पे आई हुई है। ये बेचारी उसे रोकती रह जाती है कि कुछ मत बोलो, पर वो नहीं सुनता। अब ताइक शॉक कि क्या आजकल मुझसे हर कोई बातें क्यों छुपा रहा है। वेल जब उसने तब शोए के मरने का सुना था तब तो वो काफ़ी सैड हो गया था। ली बे लुजियान के पास जाके अपना काम स्टार्ट कर देता है, साथ में वीडियो भी बनाने लगा था। उसकी पट्टियाँ इतनी ज़ोर से करता है कि यहाँ पे तो लुजियान की कंडीशन काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। वेल वीडियो को देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उसे मार रहा हो। इसके जाते ही बटलर फिर गुस्सा करने लगता है कि आखिर यहाँ पे स्ट्रेंजर्स को लाने की इजाज़त किसने दी।
पहले ही उसने लुजियन की सेफ्टी के लिए ही कुछ रूल्स वगैरह क्रिएट किए थे। अब यहाँ पे भी उन्हें कहती है कि वो कोई और पर्सन नहीं बल्कि मैंने खुद ही यंग मास्टर के ट्रीटमेंट के लिए ही उसे बुलाया था, सो आप टेंशन मत लें। दूसरी तरफ लीबे ने वीडियो सेंड करने के साथ उस पर्सन को पैसे देने की भी बात कर ही ली थी कि आपका काम तो हो गया। फिलहाल तो उसे ही मनी नहीं मिली थी तो वो इसे कैसे ट्रांसफ़र करता। यहाँ से क्विट करके जाते हुए तारिक के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते। अब आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है उसका हमें फ़िलहाल नहीं बताया गया। लुयन की चीखें सुन के शुई भाग के उसके रूम में जाती है। उसे टांग में काफ़ी पेन हो रही थी जिसकी वजह से वो तो बेचारा सो ही नहीं पा रहा होता। यह अब उसका मसाज करने का सोचती है एंड देन जैसे ही पिलो लेने उसके क्लोज जाती है वो बेचारा फ़ौरन से पीछे ही हो गया था। उसे तो इसका पुराना किया मसाज याद था इसलिए वो लेटना तो नहीं चाहता था पर ये ज़बरदस्ती उसे सुला के फिर मसाज करना स्टार्ट कर देती है। अब फिर वो थोड़ा बहुत रिलीफ फील करता है। साथ में तो एक दफ़ा दो सो ही गए थे। अब जैसे ही वो उठती है फ़ौरन से पीछे हो जाती है। अब यहाँ पे लुयन हैरान कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का अंदाज़ बिल्कुल अपनी बहन की तरह है, वो भी मुझे कंफर्ट करने के लिए बचपन में ऐसे ही किया करती थी। अब उसे क्या पता कि ये वही तो है। दोनों बातें करते करते फिर इधर ही सो जाते हैं। अगले दिन फर्स्ट लुजियन की आंख खुलती है। वो इसे सोने देता है कि कोई नहीं, सारी रात ये मेरा ख्याल जो रखता रहा था। अब जैसे ही शुई उठती है वो तो ऑकवर्ड फील करती फ़ौरन से हट जाती है। अब ब्रेकफास्ट की टेबल पे शुई और बटलर के बीच लुजियन तो एकदम फंस सी चुका था कि बटलर इसे एक्सरसाइज करने को बोलते हैं जबकि ये उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है। अब फिर मजबूरी में इसे ही फिर बोलना ही पड़ गया था। वो उन दोनों को ही चुप करा देता है कि अब क्या तुम दोनों मेरी लेग्स फिर से ख़राब करने के चक्कर में हो। अब ये सुन के बटलर शॉक कि क्या आप ठीक हो गए थे? अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने भला किसी को बता थोड़ी ही ना देना था। साथ में काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। अब ये तो लुजियान ही जानता था कि वो कोई भी बात अपने मन में नहीं रख सकते। बस यही रीज़न था कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। इस मैडम को पैसे चाहिए थे। वीडियो तो उसने बिल्कुल अंकल को भेज दी थी। खुद फिर लीबे से पूछने लगती है कि कहीं तुम्हारा लड़कियों के साथ अफेयर तो नहीं चलता जो तुम मुझे उनके कपड़े पहनने को देते हो। अब वो उसे बताता है कि अरे नहीं, मैं तो सिंगल हूँ और ये ड्रेसेस सारी की सारी मेरी सिस्टर की हैं जो मुझसे बहुत दूर रहती है। अब वो खुश हो जाती है। वैसे भी उसे तो इससे फर्स्ट साइट लव भी हो चुका था। अब इधर अंकल बार बार वीडियो देख रहे होते हैं कि क्या सच में लुयन मर चुका है, कहीं ये वीडियो फेक तो नहीं है। मज़ीद कंफर्म करने के लिए वो बटलर को कॉल करके उनकी बात फिर लुयन से करवाने को कहते हैं। बट आगे से वो तो फिर यही कह देते हैं कि अभी तो वो यहाँ पे नहीं है इसलिए सॉरी, मैं उससे आपकी बात नहीं करवा सकता। और यही कह के वो तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं। ये सुन के अब अंकल को तो यकीन हो गया था कि ज़रूर फिर लुजियन मर ही गया होना है और बटलर मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करके वो तो सबको उसके मरने की खबर बता देता है। सभी रिपोर्टर्स अब कंफर्म करने लुजियन के घर के बाहर ही पहुंच गए थे। अंदर वो परेशान कि मैं सबको बाहर जाके सच का कैसे बता दूं, लेकिन अभी जो मेरी चोट का मसला है सबको पता चल गया कि मैं फिर से उठ नहीं पा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट सीट से उतार देना है। अब मैं फिर क्या करूं? पहले तो वो फिर अपने ठीक होने के बारे में उन्हें बता जो चुका था। अब अचानक शुई को एक आइडिया आता है। वो इसे नीचे से सहारा दे के खड़ा करती है। सो इसने क्लियर कर दिया था कि वो मेरे खिलाफ पहले रूमर्स झूठे थे। अंकल तो उसे जिंदा सलामत देख के सरप्राइज। वैसे अंकल को इतना तो श्योर होता है कि इसकी लेग के साथ कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है जो ये ऊपर एक कोने में खड़ा है। जैसे ही वो उसे देखने जाते हैं इतने में शुई लुजियन को छोड़ देती है। अब उस बेचारे की तो सीधी लैंडिंग नीचे हुई थी। इस सबसे कम से कम उसकी चोट तो छुप गई थी कि अब तकरीबन सभी को यही लगने लगता है कि रूफ टॉप से गिरने से ही इसकी लेग फ्रैक्चर हुई है। अब अंकल जो कि न्यूज़ देख रहे थे उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि हर बार मेरी कोशिश नाकाम क्यों हो जाती है।
अब तो उन्होंने किसी को पक्का लुजियन को मारने का ऑर्डर दे दिया था कि मुझे ये जिंदा सलामत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लीबे को छोड़ के तो रूशी बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थी कि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो चलो पैसे दे के मुझे ड्रेस ही दिलवा दो। वो फिर उसे अपना मोबाइल दे के दिखाता है कि जितनी मनी मेरे पास बची थी वो मैंने ऑलरेडी ही तुम्हें ट्रांसफ़र कर दी है। अब अचानक जब उसकी नज़र शुई पे पड़ती है वो हैरान होकर इससे पूछने लगती है कि ये कौन है। अब वो फिर उसे बताता है कि ये तो मेरी छोटी बहन है। ये सुन के वो मैडम तो एकदम सरप्राइज, उसके तो होश ही उड़ गए थे कि इसका मतलब लुजियन का बॉडीगार्ड बनने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की ही है। ये अपनी सिस्टर से मिलने जा ही रहा था कि वो इसके लिए एक कार रेंट पे ले लेती है, तुम वहाँ पे आराम से जाना। साथ में उसने तो फ़ोन भी से वापस ही कर दिया था। ये भी बड़े मज़े से उसकी गाड़ी में जाने लगता है। अब वहाँ पे बटलर इसे देख के फिर से उन्हें डांट पिलाने लगे थे कि मैंने जो सबको यहाँ पे किसी को भी आने से मना किया था तो ये कौन है। एक बार उन्हें फिर से वार्न करने लगते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं किसी को भी इधर ना देखूं वरना तुम लोगों की खैर नहीं। ये डिग्गी खुली देख के सरप्राइज कि अभी तो ये बंद थी। लुयन पे तो वर्क का बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो गया था। शुई भी पास खड़ी सो जाती है क्योंकि इन्हें जागते जागते काफ़ी लेट हो चुकी थी। एक्चुअली में आज इसकी मुलाकात अपने डैड के फ्रेंड से हुई थी। उन्होंने इसे अपनी सेल्फ को प्रूव करने का आखिरी मौका दिया था कि वरना सभी तुम्हारी एबिलिटीज़ पे शक करके तुमसे सीट ले लेंगे। घर में अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। इधर ही हमारी नज़र रोशी पे पड़ती है। उसके साथ एक और बंदा भी लुजियन को मारने आया था। बटलर परेशान होके अपना फ़ोन ढूंढने लगता है कि आखिर वो कहाँ पे रख दिया मैंने। रूशी को देख के शुई तो उसे घोस्ट समझ के ज़ोर की चीख मारती है। एक्चुअली में शुई रूशी को नहीं बल्कि वॉल पे लगी पेंटिंग को देख के ही डरी थी। बाहर मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा होता है। ये तो डर के मारे फिर लुजियन की लैब पे ही बैठ जाती है। उसके कहने पे फिर जल्दी से वहाँ से उठ भी गई थी। दूसरे किलर साहब रूशी के साथ नहीं थे बल्कि उनकी तो फाइट ही हो जाती है। उसे किसी और ने लुयन को मारने के लिए हायर किया था। सो दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं कि एक कहता है मैंने उसे मारना है जबकि दूसरा कहता मैंने। इसी विंडो के पास देख के शुई तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसलिए लुजियन को लेती वहाँ से जाने लगती है। अब बाहर रूशी मैडम मौजूद थी। लाइट न होने की वजह से इतना अंधेरा था कि एक दफ़ा तो शुई गलती से लुजियन को ही किलर समझ के पीटना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों उसे क्या मारते खुद ही लड़ने में बिजी होते हैं। पहले उसे क्या चोटें कम थीं जो कि आज शुई ने उसे मार मार के उसका भरता ही बना दिया था और इसे तो एहसास तक नहीं होता कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। तभी जब बटलर लाइट्स ऑन करता है दोनों किलर्स तो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। अब शुई की उनके हाथों शामत आ जाती है। वो तो उसे काफ़ी डांटने ही लगते हैं कि हम दूसरों से क्या डरें, यंग मास्टर तो तुम्हारे खुद के हाथों से ही महफूज नहीं हैं। अभी वो उसे लेके एक सीक्रेट रूम में ही आ चुके होते हैं कि इधर तो कोई आ ही नहीं सकता है। शुई और वो अभी बहस करने में बिजी थे ही सही कि किलर अंदर घुस आता है। अब बटलर ने तो उसकी दुर्गति बना दी थी और जैसे ही वो उसका मास्क उतारते हैं तो ये देख के शौक कि ये पर्सन तो उनका गार्डनर ही था। मतलब उनके अंदर के आदमी ही इंटरेस्ट के लायक नहीं थे। शुई तो जल्दी से लुजियन को लेती वहाँ से चली जाती है और बटलर इसी रूम में इस किलर के साथ ही फंस गया था। अब तो फिर उनके फेस की हवाएं ही उड़ जाती हैं। शुई लुजियन से सॉरी बोलती है कि मैं आपको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ एंड देन भाई को कॉल करके खुद को पिक करने का कहती है। अभी वो एक कस्टमर को घर छोड़ने ही जा रहा था जो कि काफ़ी ड्रंक था। ये उसे जल्दी से यहाँ आके उसे और लुजियन को लेके जाने को कहती है कि उसकी लाइफ को ख़तरा है, प्लीज़ हेल्प कर दो। सो नेक्स्ट हमें रूशी के साथ इन तीनों को क्लिनिक पे ही बैठा दिखाया जाता है। उसे तो खुद मालूम नहीं था कि जिस पर्सन ने उसे लुजियन को मारने के लिए हायर किया है कि वो तो अंकल फू हैं। वेल उस सब के लिए वो उनसे अपोलोजाइज़ करती है कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और सबको ड्रिंक करने का कहती है कि इस तरह सभी फ्रेश हो जाओगे। लीबे के पास जड़ी बूटियों से बनी एक वाइन ऑलरेडी ही मौजूद थी।
अब ये लू जैन को तो ड्रिंक नहीं करने देते कि आप पहले ही इल हैं। सो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ऋषि अभी भी नहीं सुधरी है। उसका इरादा इन बहन भाई को ड्रंक करके फिर ईजली लू जैन को यहाँ से ले जाने का था, और ऐसा ही होता है। ये दोनों तो अब इधर काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गए थे। शुई लू जैन की गोद में ही बैठ के उसकी तारीफ़ें करने लगती है कि आपकी नोज़ एंड आई लैशेज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, और लिप्स की तो मैं क्या ही बात करूं। और फिर उसे किस भी कर लेती है। अब ये शौक कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। इधर इस मैडम ने जल्दी से लीबे को कुछ मार के बेहोश ही कर दिया था, और फिर खुद इसकी गर्दन पे नाइफ रख के वीडियो बनाने लगती है। अब ये सारा सीन जैसे ही शुई देखती है, वो तो सारी बात को समझ जाती है कि ज़रूर ये मेरे यंग मास्टर को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए लूजैन को लेके वहाँ से जाने लगती है। बट रूशी ने तो इसे ही भी हिट कर दिया था, फिर भी वो खुद से लूजैन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। एक पर्सन को क्राउलिंग करता देख के वो तो उसे लूजैन समझ के फिर वहाँ से लेके चली जाती है। अब अगले दिन जैसे ही वो क्लिनिक पे आती है तो यहाँ भी उसे पता चलता है कि कल रात वो जिस पर्सन को लेके गई थी, एक्चुअली में वो तो लूजान था ही नहीं, वो तो इधर ही बैठा होता है। अब ये तो फिर पुलिस को कॉल करके ऋषि को आके यहाँ से ले जाने का ऑर्डर दे देता है कि एक किलर यहाँ पे मौजूद है। आखिरी बार मिलने वो तो फिर लीबे के पास ही आती है। वो उसे लाइक भी तो करने लगी थी, इसलिए यहाँ से जाते हुए बहुत बुरा फील कर रही होती है। ये गुंडागर्दी का काम तो वो पैसों के लिए ही करती है, अब चाहे तो छोड़ भी तो सकती है। अब बंदा अपनी नेचर इतनी इसलिए थोड़ी ही ना चेंज कर सकता है। इसके जाने से लीबे भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था, और खाली खाली नज़रों से दूर खड़ा उसे देखने लगता है। जिस बंदे को इसने पानी में फेंका था वो लीबे का ही कल वाला कस्टमर था। इधर घर पे बटलर सर्वेंट्स को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है कि कल मैंने कैसे किलर को मार के भगाया। शुई तो यंग मास्टर के फेस पे लगी चोट्स का उसे बताने की कोशिश करने लगती है, और ये तो कल उसके साथ होने वाले किस वाले सीन को याद करके काफ़ी परेशान ही हो गया था। एंड देन उसे बिल्कुल चुप रहने का कह देता है, फिर थोड़ा सा साथ में गुस्सा करके वहाँ से चला भी गया था। बटलर ने अब शुई को जॉब से रिज़ाइन देने की बात कर दी थी कि जब भी तुम मास्टर के साथ होती हो उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ तो गलत ही होता है। सो अब तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। वो भी ऐसा ही करती है, रिज़ाइन करके वहाँ से चली जाती है। घर आके वो लुलियन को बहुत ही ज़्यादा मिस भी करती है। अब उसका मूड फ्रेश करने के लिए लीबे यहीं पर आया था, पर खुद ही ऋषि को याद करके रोने लगता है। इस तरह तो उल्टा उसे ही इसने और ज़्यादा परेशान कर दिया था। इधर बटलर से पूछने पे अब जाके लुजियन को पता चलता है कि शुई ने तो जॉब से क्विट कर दिया है। ये सुन के वो सरप्राइज़ कि उसने ऐसा क्यों किया और इस बात का मुझे पता भी नहीं चलने दिया। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है कि आपके मुजरिमों ने जितनी भी गवाही दी है उससे कम से कम हम अंकल फू को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एविडेंसेस ना होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये परेशान कि आखिर मैं उनसे निपटूं तो निपटूं कैसे। फिर तभी इसे एक नंबर से कॉल आती है। तारिक अंकल फू से मिलने पहुंच आया था। बहुत कोशिश के बाद इसने कहीं ना कहीं से ड्राइवर को ढूंढ के उसका ट्रीटमेंट करवाया, और अब उसी की वजह से ही ये तो मिस्टर फू को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला था। ये उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने को कहता है कि अब तो आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ड्राइवर ने खुद आपके अगेंस्ट गवाही दी है। ये उसे अब खड़ी खड़ी सुनाने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम देखो निकले ना लुजियन के दोस्त, आखिर तुमने मुझे ऐसा सिला क्यों दिया है। खैर उस पर तो इनकी बातों का कोई असर नहीं होता, एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें उसे लुजियन के पास ही बैठे दिखाया जाता है। अंकल फू के पकड़े जाने का सुन के वो तो बहुत खुश हो गया था। साथ में वो अपने बॉडीगार्ड लीबे के बारे में भी इससे जिक्र करने लगता है। उसके बारे में तो ताइक ऑलरेडी ही जानता है कि वो तो शुई है। अब ये उसे बताता है कि एक दफ़ा ड्रंक होकर उसने मुझे किस भी कर ली। मैं ज़्यादा तो बस लड़कियों को ही लाइक करता हूँ, बट तब तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ कुछ होने लग गया था।
ये सब सुन के ताइक सरप्राइज के कहीं इसे उससे लव तो नहीं हो गया, वो बस मेरी है, मैं इसे उसका कभी भी नहीं होने दूंगा। अब वो इसे रात को रेडी होकर रेस्टोरेंट आने को कहता है कि मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये तो समझ ही जाता है कि ज़रूर वो इसके चाइल्डहुड लवर ही होगी, पहले भी कितनी दफ़ा उसका जिक्र ये उससे कर चुका था। अब ये फिर बटलर मिस्टर ही को दोबारा से लीबे को जॉब देने की बात करता है कि हर हाल में मुझे उसी के साथ ही ताइक से मिलने रेस्टोरेंट जाना है, सो जल्दी से कुछ करो। ये दोनों बहन भाई घर बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं। अभी फिर इतने में ऊपर से ताइक की एंट्री होती है। वो शुई को अपने साथ चलने को बोलता है, बट वो नहीं मानती। अब उसका भाई उसे ज़बरदस्ती उसे इसके साथ जाने को कहने लगता है कि देखो वैसे भी तो तुम घर में फ्री ही बैठी हो, तो चली जाओ। मजबूरी में उसे फिर जाना ही पड़ गया था। पीछे से ये एक लेटर ओपन करके सरप्राइज के लू जैन के यहाँ इसे फिर से जॉब की ऑफ़र मिली थी। अब की बार तो इसने सोच लिया था, सो मिस्टर लू जैन को सारी बात का बता देता है कि मैं ही असली ली बे हूँ। पहले वाला तो जो आपका बॉडीगार्ड बना था ना, वो लड़का नहीं बल्कि मेरी बहन शुई लड़की ही थी। ये सुन के तो लू जैन शॉक, वेल साथ में इतना तो रिलीफ फील करता है कि चलो मेरी फर्स्ट किस किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि लड़की के साथ ही हुई थी। अब इसने लीबे को जॉब पर रख ही लिया होता है। दोनों रेस्टोरेंट आ चुके थे। सामने से आती शुई को देख के सरप्राइज कि तुम यहाँ पे कैसे, और अपनी इस ड्रेस में वो तो काफ़ी प्रीटी भी लग रही थी कि लू जैन तो उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा होता। इतने में ताइक की एंट्री होती है। वो इसे बताता है कि जिस लड़की का मैंने तुम्हें बताया था ना, वो शुई ही है। अब यहाँ पे खाना खाते हुए वो पास्ट में उससे झूठ बोलने पे अपोलोजाइज़ करती है कि मैं लड़की हूँ, इस सब सच का मुझे आपको बता देना चाहिए था। साथ में काफ़ी दुखी भी लग रही होती है कि मेरे लिए ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है, मुझे इस हाल में इन्हें इस सब सच का बताना पड़ा। ये बिना रिप्लाई दिए फिर वहाँ से चला जाता है। असल में लू जैन स्ट्रेस्ड तो इस बात से था कि शुई ही आखिर क्यों वो लड़की है जो कि ताइक का फर्स्ट लव है। इधर इसका मूड भी काफ़ी ख़राब हो गया था। उसका यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। सो ताइक से एक्सक्यूज़ करके चली जाती है। वो इसे कहता भी है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बट वो मना कर देती है। अब यहाँ पे वो तो काफ़ी सैड हो गया था। अगले दिन ये साहब वर्क पे नहीं गए होते कि कल घर जाके इसने ज़बरदस्ती ना सिर्फ सर्वेंट्स को इंजेक्शंस वगैरह लगाए थे बल्कि लू जैन को भी दौड़ा दिया था। अब साथ में बड़े फ़ख्र से इस बारे में अपनी बहन को बता रहा होता है कि आखिर लोग इलाज क्यों नहीं करवाते, बस पीछे पीछे ही रहते हैं। अब बेचारे इल ना हो तो ऐसे कैसे खुद को डॉक्टर को चेक करवाएं, लीबे भी ना। वेल जैसे ही वो सुनती है कि लू जैन बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो फ़ौरन से उसे देखने पर विला जाने लगती है। वहाँ पे तो सभी सर्वेंट्स उसे अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि तुम यहीं पे टिकी रहो, पर लू जैन ने उसे अंदर आने दिया था। इधर आके वो फिर से उससे सॉरी बोलती है एंड साथ में उसे बिल्कुल ठीक ठाक देख के काफ़ी खुश भी लग रही थी। लू जैन इससे उस रात होने वाली किसकी बात करने लगता है कि क्या वो तुम्हें याद है या भूल गई हो। वेल उसे तो कुछ भी याद नहीं था। आखिर को उस रात वो काफ़ी टल्ली जो हो गई थी। अब फिर वो यही सोचने लगती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। ये तो फिर उसे किसी कर लेता है। एक तरह से तो इसने अपना लव उससे शो करवाया था। इन्हें साथ में देख के मिस्टर ही सरप्राइज के कहीं लू जैन को इससे लव तो नहीं हो गया। ये फ़ौरन से साइड पे होती भाग जाती है। इतने तक ताइक इन्हें देख चुका था। वो अब लू जैन को शुई से दूर रहने का कहता है कि देखो अब तक मैंने तुम्हारी हर तरीके से भाई समझ के हेल्प की है और तुम्हें फर्स्ट पे रखा, बट अब की बार नो कॉम्प्रोमाइज़, इसे मुझसे दूर करने का सोचना भी मत। शुई को ब्लश करते देख के ली भी समझ जाता है कि ज़रूर इसे लव हो चुका है जो ऐसे रिएक्ट कर रही है। अब आगे से उसे ये नहीं पूछता कि आखिर वो है कौन, ताइक या लू जैन। फ़ौरन से ताइक को कॉल करके खाने पे बुलाता है कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है कि वो तुम्हें लाई करती है। वो भी फिर फ़ौरन से पहुंच आया था। उसे देख के ये बेचारी सरप्राइज़, उसने तो अपना सब कुछ ही शुई के नाम करने का फ़ैसला कर लिया था कि बस एक दफ़ा ये मेरी हो जाए, बट वो उसे इनकार कर देती है कि लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। एंड वहाँ से सीधी लू जैन से मिलने जाने लगती है।
उसे मिस्टर ही के थ्रू उसकी प्लेस का पता चल चुका था। यहाँ से जाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो भी इधर ब्लू टेयर्स देखने ही समुद्र किनारे आया था। ये भी बहुत रास्ता तय करने के बाद फाइनली उसके पास पहुंच आई थी और आते ही अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर लेती है। वो हैरान कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये बताती है कि मुझे मिस्टर ही ने बताया। इसके माइंड में तो ताई की बातें ही सवार थी, इसलिए वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाने को कह देता है कि तुम यूँ समझना कि जैसे मैंने तुम्हारी कन्फेशन सुनी ही ना हो। वो बेचारी अब इमोशनल होती हुई वहाँ से चली जाती है। आई तो वो बड़े मान के साथ थी कि शायद ताइक भी मुझसे लव ही करता होगा, कि आखिर को उसने मुझे किस जो किया। बट टूटे दिल के साथ वहाँ से फिर जाने ही लगती है। रात को ब्लू टीयर्स देखते हुए इसे शुई की बहुत ही याद आती है कि एक दफ़ा उसने मेरे साथ ये देखने की विश की थी। अब वो मज़ीद ताइक का कोई भी प्रेशर नहीं लेना चाहता था कि जो होना है वो देखा जाएगा, और फ़ौरन से शुई के पास उससे अपने दिल की बात शेयर करने जाने लगता है और साथ में काफ़ी सेटिस्फाई भी दिख रहा था। बट रास्ते में ही एक पर्सन ने उस पर अटैक ही कर दिया होता है। नेक्स्ट हमें बोर्ड मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मौजूद सब लोगों को लुयान के साथ हुए एक्सीडेंट का पता चल चुका था और वो उसे लेके काफ़ी फिक्रमंद भी होते हैं कि क्या वो ठीक हो पाएगा या नहीं। ताइक उन्हें खामोश रहने का कहता है कि अगर उसने ठीक होना हुआ तो हो जाएगा। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे उसका एक्सीडेंट करवाया बेस ही नहीं है। वो इन्हें खामोश रहने का कह के मीटिंग स्टार्ट करने को कहता है। शुई को न्यूज़ के थ्रू लुजैन के एक्सीडेंट का पता चल चुका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होके उसे देखने हॉस्पिटल जाने लगी थी। बाहर आदमियों ने शोर मचाया होता है कि एक प्रोजेक्ट की वजह से लुजैन ने उनकी प्लेस को डिमोलिश करने का डिसाइड किया, इवन कि इनके घर और क्लिनिक को भी। इसी बात से लीबे तो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था कि लुजैन की इतनी हिम्मत कैसे हुई। ये उसे काम डाउन रहने को कहती है और ख़ुद उससे मिलने फिर हॉस्पिटल ही पहुंच आई थी। अभी तो वो शॉर्ट कोमा में ही था। ये उस पर खूब गुस्सा करती है कि तुमने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहाँ सुन रहा था। ऊपर से ताइक आके उसे पेशेंट से मिलने का टाइम ओवर होने का बताता है कि अभी डॉक्टर्स इसका चेकअप करने आने वाले हैं। उसे जाते देख के फिर रोकने लगता है कि मैं तुम लोगों के घर और जगह को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो तुम परेशान मत हो। उससे तो उनसे हमदर्दी जगाने की कोशिश ही कर रहा था। वो भी उसे थैंक्स कहती फिर वहाँ से चली जाती है। असल में पूरी जगह को डिमोलिश करने के पीछे असल हाथ तो उसी का ही था। लुजियन तो बेचारे को कोई होश ही नहीं होता। घर पे एक आदमी इन्हें ही अब सबके लिए कुछ करने को कहता है। शुई उस बारे में बात करने ताइक के पास पहुंच आई थी। अब उसके सामने वो यूँ प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसके हाथ बंधे हों, वो कुछ भी ना कर पा रहा हो। फिर भी इसे कहने लगता है कि तुम परेशान मत हो और घर की भी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसका हाथ पकड़ के उसे एक प्लेस दिखाने ही ले जाने लगता है। इधर मिस्टर ही लीबे को लुजैन के पास चलने के लिए कहता है कि देखो, तुम तो फिर एक माहिर डॉक्टर हो ना, और अपने डैड की तरह एक दफ़ा कम से कम लुजैन को जाके देखो तो सही। मुझे लगता है उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। बट ये नहीं मानता कि उसने जो कुछ हमारे साथ किया है, क्या वो सब कुछ मैं भूल जाऊं, और ऐसे कैसे मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। इधर ये साहब शुई को एक बड़ी क्लिनिक दिखा के यहाँ शिफ्ट होने के लिए कहते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए बाय किया है, सो इनकार मत करना, और अपनी दूसरी वाली प्लेस को तुम छोड़ ही दो। साथ में उसे हक भी कर लेता है। वो जल्दी से पीछे हो जाती है। वो अपने होम टाउन को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकती थी। उसकी यादें तो उन्हीं के साथ ही वाबस्ता थी, इसलिए उसके लिए तो वो ताइक से एक्सक्यूज़ कर लेती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और ये कहती वो तो फिर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ही तो लीबे को बहुत मनाने की कोशिशें कर रहे होते हैं। इतने में शुई आ जाती है। वो अब इसे अपने साथ चलने को कहते हैं। वो फिर मान ही गई थी, क्योंकि मरते वक्त डैड ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि चाहे जो हो जाए, ह्यूमैनिटी तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में ही है। सो वो ये बात कैसे भूल सकती थी।
उसके साथ साथ लीबे भी लुजियन के पास पहुंच आया होता है। अब ऊपर से चाहे जितना कोल्ड बनता भी रहे, पर मन से तो वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था। फाइनली फिर लुजियन को होश आ ही जाता है और दोनों अपना काम ख़त्म करने के बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक किडनैपर की एंट्री होती है। ऑब्वियसली सी बात है, इसे ताइक ने ही उसे किडनैप करने के लिए भेजा था। रास्ते में लीबे को याद आता है कि लुजियन का प्लास्टर उतारना तो हम भूल ही गए। अब फिर से वापस हॉस्पिटल जाने लगते हैं। एक गाड़ी के पास उन्हें बिल्कुल अपने प्लास्टर की खुशबू आती है। इन्हें तो शक हो गया था कि ज़रूर कोई लुजियन को किडनैप करके ही यहाँ से ले जा रहा है। सो वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं। एक तो वो आगे से गाड़ी में जा रहा था और ये पीछे से बाइक पे। अब ये क्या करते, उस तक पहुंच नहीं पा रहे होते। फाइनली बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी के पास आते ही हैं और यहाँ पे तो वो तो अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करके गाड़ी में ही फेंक देती है। अब जिस बिल्डिंग में वो साहब एंटर हुए थे उसी के बाहर ही ये दोनों भी पहुंच आए होते हैं। इसने लुजियन को ज़ोर से पकड़ लिया था कि कहीं ये भाग ही ना जाए। इतने में ताइक आ जाता है। लुजियन तो ऑलरेडी ही जानता था कि ये काम इसी का ही होना है, क्योंकि इसके अलावा तो अब उसका कोई और दुश्मन नहीं बचा था। वो तो उससे ये सब करने का कारण भी पूछने लगता है। वह उसे तो उसकी प्रॉपर्टी आशुई ही चाहिए थी और इधर तो वो उस पर भड़क भी जाता है। एक डॉक्यूमेंट पे वो इसे साइन करने को बोलता है बट वो नहीं करता। तभी किडनैपर ताइक की गर्दन पे नाइफ रख देता है। ये साहब शौक के आखिर हो क्या रहा है, अब यहाँ पे लुजियन किडनैप हुआ है या मैं। अब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जस्ट वीडियो बनाने के लिए ही इसने लुजियन को हिट किया था। वो जानता था कि ये सब करने के पीछे ताइक का ही हाथ है। सो डबल मनी दे के तभी उसने इसे खरीद के अपना उल्टा बॉडीगार्ड ही बना लिया था। ये सारी बातें किडनैपर खुद ही ताइक को बता रहा होता है। वो तो परेशान कि अब तक मैं इन लोगों के हाथों से उल्लू बनता आया था। इतने में लीबे की एंट्री होती है। वो समझता है कि किडनैपर ने लुजियन और ताइक दोनों को ही किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई उसकी ठुकाई करने लगते हैं और ये साहब लुजियन को लेते वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आके दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। लुजियन तो अभी भी उसे सुधरने का कहता है, क्योंकि वो उससे फाइट नहीं करना चाहता था। आखिर को वो इसे अपना भाई जो समझता था। इन दोनों को पता चल जाता है कि असल कल्प्रिट तो ताइक है और उसने ही इनकी प्लेस को भी डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। इससे पहले कि ये लुजियन को नाइफ मारता, अशुई आगे आने लगती है बट वो इसे साइड पे करके उसे प्रोटेक्ट करता है। वह शुई को लुजियन के लिए इतनी फिक्र करते देख के अब ये साहब तो जान ही चुके थे कि वो उससे कितना लव करती है। अब उसे अपनी फैमिली बनाना चाहता था। अब ये मान टूट गया तो वो सुसाइड करने का सोचता है। सभी उसे रोकने लगते हैं कि ऐसा मत करो। लुजियन तो उसे अपनी प्रॉपर्टी देने तक का सोच लेता है। अब जैसे ही वो जंप करता है किडनैपर उसे पकड़ लेता है। अब माफ़ी वगैरह मांग के उसने कंपनी तक लेने का भी डिसाइड कर ही लिया था। अब हमें फिर चंद अरसे बाद का ही सीन दिखाया जाता है। इनकी क्लिनिक और डैड का नाम अब क्लियर हो चुका था। सो क्लिनिक पे पहले की तरह बहुत ज़्यादा रश होता है। सभी फिर से उन पर ट्रस्ट करने लगे थे। लुजियन शुई के साथ ब्लू टेयर्स देखने जाना चाहता था। सो लीबे भी उन्हें जाने की इजाज़त दे ही देता है। समुद्र किनारे आके वो तो इसे बाकायदा शादी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रपोज करता है। शुई की तो ऑब्वियसली सी बात है, हाँ ही थी। ये तो इन दोनों के लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट होता है जिन्हें ये कभी भी नहीं भूलने वाले थे। दोनों अभी इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से रूशी मैडम की एंट्री होती है। वो इन्हें किडनैप करके लीबे को कॉल मिलाने के लिए कहती है। वो भी इनकी कॉल सुन के भागा भागा यहाँ पे आ चुका था। बट आगे से उसे ऋषि की तरफ से लव कन्फेशन का ही सरप्राइज मिलता है। उसने जानबूझ के इन्हें किडनैप करने का नाटक ही किया था। वो तो इतने दिनों के बाद इसे देख के बहुत खुश होता है। फाइनली उसकी बेल जो हो चुकी थी। अब चारों मिल के फायरवर्क्स जलाते हैं और वो एक साथ में बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इन चारों के इसी ब्यूटीफुल एंड हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस।
गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।